अस्सलाम वालेकुम। दो टोक के साथ मैं हूं वकारुल हसन। तारीखी फैसला सुप्रीम कोर्ट का, जिसके बाद हलचल में कुछ थोड़ी सी जो बेचैनी थी वो कुछ कम हुई, लेकिन अब हुकूमती साइड पर वही मंजर हम देख रहे हैं जो अपोजिशन की तरफ हमने देखा था जब अदम एतमाद की तहरीक को मुस्तरद करते हुए कहा गया था कि अब असम्बलियाँ तहलील कर दी गई हैं और इमरान खान साहब ने कहा था कि अब इंतखाबात 90 रोज़ में कराए जाएंगे, जिसके बाद अपोजिशन की हालत देखने से ताल्लुक़ रखती थी। और अब वही कुछ सूरत हाल सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद हुकूमती सफ़ों में नज़र आ रही है। ख़ास तौर पर हमने देखा कि फवाद चौधरी साहब आज जब आए इस्लामाबाद में तो उन्होंने जब मीडिया टॉक की तो मुख्तलिफ मौज़ूआत पर वो बात तो कर रहे थे, मगर उनका अंदाज़ बयां, उनके जो बातचीत थी उस सब के अंदर जो है वो एक थोड़ी सी मायूसी का, कुछ कमज़ोरी का अंसर नुमाया नज़र आ रहा था। ख़ास तौर पर उनका ये कहना था कि ये जो कुछ भी अदालत के मामलात के हिसाब से हुआ है, इसमें जो पावर है वो असेंबली की पावर वो कुछ कम होती हुई नज़र आ रही है। और ऐसी कुछ गुफ्तगू हमने देखा कि शेरी मज़ारी साहिबा ने भी की और उन्होंने भी कुछ शिकवे का इजहार किया है। दूसरी तरफ जो अपोजिशन जमातें हैं वहाँ पर एक बात जो बहुत बेहतर नज़र आ रही है वो ये कि कहा गया है कि हम इंतकाम नहीं लेंगे, किसी किस्म का कोई इंतकाम नहीं लेंगे, जो कि एक हौसला अफजा बात है, जिससे अंदाज़ा ये होता है कि अगर इसी तरह का रवैया इख्तियार किया जाए और जब इन्हें हुकूमत या पावर भी मिल जाए और इसी तरह का रवैया इख्तियार किया जाए तो यकीनन कुछ हालात के ऊपर फिर नज़रसानी की जा सकती है। आवाम के मामलात को देखा जा सकता है, ना कि सियासतदान एक दूसरे के ऊपर ही मामलात को देखते हुए किसी को इंतकाम का निशाना बनाएं और किसी के हवाले से, नैब के हवाले से बात करते हुए नजर आए। उससे बेहतर यह है कि आवाम के इश्यूज़ और मामला जो हैं उस पर ही बात की जाए। खान साहब ने कहा है कि सरप्राइजेस जो दे रहे हैं वो उसका सिलसिला अभी थमा नहीं है, बल्कि वो जारी व सारी है। और उस सिलसिले में आज भी उनका कहना है कि वो कौम से खिताब करेंगे और कोई सरप्राइज देंगे। जबकि एक ख़ास बात जो नज़र आई उनकी तरफ से वो ये कि उनका कहना है कि शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो अचकन नहीं पहन पाएंगे। अब ऐसे में उनके पास ऑप्शंस क्या रह चुके हैं, क्योंकि ना सिर्फ उनकी जो टीम है, सियासी टीम, या उनके साथ जो लॉयर्स मौजूद थे उन्होंने बाकायदा आज मीटिंग करते रहे। इसी तरीके से जो अपोजिशन जमातें हैं उन्होंने भी सर जोड़ लिए और तमाम ऑप्शंस के ऊपर उन्होंने भी सैर हासिल, गुफ्तगू भी की और उन हर मामलात के ऊपर सोचा कि अगर कोई एक्शन करते हैं खान साहब तो उसका रद्द-ए-अमल क्या दिया जाएगा। तो ये सूरत हाल हमें नज़र आ रही है जहाँ पर दोनों सियासी जमातें यानी अपोजिशन हो या फिर हुकूमत हो अपनी अपनी भरपूर तैयारी किए हुए हैं। और इस तमाम सूरत हाल में जो खिताब होगा खान साहब का वो बहुत ज़्यादा अहम होगा कि वो खिताब में कहते क्या हैं, क्या वो मुख्तलिफ मामलात जो हैं जिसकी तरफ उन्होंने इशारा किया है सरप्राइज़ का उसकी तरफ जाएंगे, या सीधा सीधा अदम एतमाद की तहरीक के हवाले से जो बात की जा रही है उस पर ही कायम रहेंगे। हमारे साथ मौजूद मेहमान हैं नौमान रिजवी साहब, तज़कियाकार हैं, और हम इनसे गुफ्तगू करेंगे और जानेंगे कि क्या इस वक्त जो उनका तज़किया है वो क्या है। और एक छोटा सा ब्रेक है, ब्रेक के बाद वापस आएंगे और मज़ीद जो हमारे साथ मेहमान हैं उनके भी तारुफ कराएंगे। हमारे साथ रहिए। जो स्पीकर साहब हैं असद कैसर, उनके खिलाफ तो पहले ही अदम एतमाद की तहरीक लाए में है और अब जो है वो डिप्टी स्पीकर कासिम सूरी साहब के खिलाफ भी अभी कुछ ही देर पहले जो है वो ये बात सामने आई है कि अदम एतमाद की तहरीक उनके खिलाफ भी आ चुकी है। तो अब ना वो लंबे अरसे के लिए मुअत्तल कर सकते हैं इजलास और ना कार्रवाई को वो फौरी तौर पर रोक भी सकते हैं। लेकिन खान साहब का जो एक सरप्राइज़ देने का एक मामला है वो ये कह रहे हैं कि ऐसा सरप्राइज़ होगा कि आवाम जो है वो याद रखेगी। और उसके अलावा एक बहुत खास बात की कि शहबाज शरीफ साहब अचकन नहीं पहन पाएंगे। तो क्या ऐसा उनके पास आखिर में रह क्या जाता है? देखिए वकार साहब, मैं बड़ा कैटेगोरिकल होके कह रहा हूँ, एक वक्त आता है कि जहाँ पे आप अपने आप को अच्छा और दूसरे को बुरा समझें, लेकिन एक वक्त आता है जहाँ पे आपको थोड़ा मैच्योर होना पड़ता है और वो आपको ये सोचना पड़ता है कि आगे मुल्क ने भी चलना है। वो चार्ल्स डी गॉल कह गया था कि वो जो इंडिस्पेंसेबल है ना वो सारे कब्रों में पड़े हैं। खान साहब से पहले भी मुल्क जैसा तैसा भी चल रहा था। खान साहब के दौर में भी मुल्क चला, हालांकि बाकी उनको नाअहल कहते थे और निकम्मा कहते थे। उनके बाद भी मुल्क चल जाएगा। तो इंस्टीट्यूशंस कहीं नहीं जाते, इंडिविजुअल्स आते जाते रहते हैं। अब अगर इस सिचुएशन के अंदर उन्होंने दोबारा कोई करने की कोशिश की तो आपने देखा है कि डॉलर कहाँ चला गया था, आपने देखा है कि सोने की प्राइस कहाँ चली गई थी, और फिर आपने देखा कि जब रिस्टोर हुआ फेथ सुप्रीम कोर्ट के वर्डिक्ट के बाद
तो आज पाकिस्तानी रुपए ने रिकॉर्ड हाई अचीव किया है डॉलर के खिलाफ। तो ये एक स्टेबिलिटी होती है। मैं आपको चंद मिसालें दे सकता हूं। 2008 के अंदर स्पीकर जो है वो पीपल्स पार्टी का नहीं था, लेकिन जब मेजॉरिटी पीपल्स पार्टी की आई तो यूसुफ रजा गिलानी प्राइम मिनिस्टर इलेक्ट हुआ। 2013 के अंदर स्पीकर नून लीग का नहीं था, फमीदा मिर्जा थी, लेकिन जिस वक्त मेजॉरिटी लेके आए तो उस वक्त नवाज शरीफ इलेक्ट हुआ प्राइम मिनिस्टर। 2018 में स्पीकर एयाज सादिक था, लेकिन जब मेजॉरिटी लेके आए तो प्राइम मिनिस्टर साहब इलेक्ट हुए। तो ये बच्चों वाली चीजों को ना लेके जाएं कि चूंकि स्पीकर मेरा है तो मैं ना नो कॉन्फिडेंस चलने दूंगा और ना किसी और को वजीर आजम बनने दूंगा। अपनी ये एक गुलेबल सोच में देखिए, नैरेटिव तो उनका चल रहा है, ही इज इमेंसली पॉपुलर। अभी जो मैं बातें कर रहा हूं मुझे पता है मेजॉरिटी सोशल मीडिया पे मुझे गालियां पड़ेंगी, लेकिन हमने बात तो ठीक करनी है ना, हमने तो सही बात करनी है। तो सही बात ये है कि खान साहब ने अगर अपनी ये बचकाना सोच ना छोड़ी तो ये बड़ा खतरनाक मुल्क के लिए हो सकता है। मैं आपको याद दिला सकता हूं कि ये खान साहब जो काम कर रहे हैं ये डोनाल्ड ट्रंप भी कर चुका है, और कैपिटल हिल पे अमेरिका में हमला हो गया था, लेकिन आपने देखा कि अमेरिका के इंस्टीट्यूशंस इतने स्ट्रांग थे कि विद इन वन डे उन्होंने क्वेल किया, और अब जितने वो टैकस थे सारे उन्होंने अंदर बंद कर दिए। तो खान साहब ये इस तरफ इतनी पोलराइजेशन ना लेके जाएं। लेकिन हमने देखा कि खान साहब ने 2-3 दफा अपील की कौम से कि वो बाहर निकले, तो खातिर ख्वाह कोई रिस्पांस नजर नहीं आया कि लोग सड़कों पे आ जाते बड़ी तादाद में। उनका अंदाजा ये था कि बड़ी तादाद में लोग जो हैं वो सड़कों पर आ जाएंगे, लेकिन कोई सामने नजर नहीं आया। देखिए, मैं समझता हूँ शायद कुछ इंस्टीट्यूशंस की तरफ से भी लिमिटेशंस आई। एक तो बड़ी सिंपल सी बात है कि जिस वक्त कहा गया 10 लाख का मजमा बाहर होगा, जब नो कॉन्फिडेंस पे वोट होगा, तो अटॉर्नी जनरल ने कैटेगोरिकल स्टेटमेंट दी बिफोर द सुप्रीम कोर्ट कि ऐसा कुछ नहीं होगा, वरना सुप्रीम कोर्ट कोई ऑर्डर पास करती थी। और मुझे यह पता है कि एक और जो दूसरा ताकतवर इंस्टीट्यूशन पाकिस्तान का है, शायद उन्होंने भी ये एडवाइस की थी कि अगर आपने इस तरह का कोई काम किया जो आप कह रहे हैं कि 1 लाख बंदा बाहर हमारे एमएनएस को रोकेगा, कूटेगा, मारेगा, या ये इन्होंने तकरीरों में भी कहा था बच्चों से शादियां नहीं करेंगे, ये करेंगे, ओ भाई फाइट पॉलिटिक्स विद पॉलिटिक्स। लोगों के घरों में माओ बहनों पे ना जाओ, पॉलिटिक्स को पॉलिटिक्स की तरह लड़ो, फेयरली लड़ो, स्पिरिट से लड़ो। आप पॉपुलर हैं, मेरा एनालिसिस है कि शायद अगला इलेक्शन फिर खान साहब जीत सकते हैं, क्योंकि अभी जो नैरेटिव उन्होंने लगाया बड़े पॉपुलर हैं। तो 1 साल अगर ऑपोजिशन में चले जाएंगे तो कोई नहीं मरने वाला। तो थोड़ा सा सब्र करें, तहम्मुल करें। और मैं प्लीज, ये हम सब ने मिलकर सोचना है कि पॉलिटिक्स बड़ा संजीदा बिजनेस है, इसको ये बच्चों की तरह मजाक में ना चलाएं, इसके बड़े कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं। बिल्कुल सही, फॉरेन पॉलिसी पे, स्ट्रेटजी पे, डिफेंस पे, तो चीजों को नॉर्मल कोर्स ऑफ द रन चलने दें। अच्छा, इस वक्त हमारे साथ नौमान रिजवी साहब भी हैं, तजियाकार हैं, हमें ज्वाइन किया है। नौमान साहब, शुक्रिया आपका कि आपने वक्त दिया। वालेकुम सलाम। अच्छा नौमान साहब, ये फरमाइएगा कि खान साहब जो हैं वो कह रहे हैं कि आखिरी बॉल तक लड़ूंगा और किसी भी सूरत में हार नहीं मानूंगा। बात ये आ रही है कि क्या ये इस वक्त जो सारी सूरत हाल आप देख रहे हैं उस तरफ जा रही है कि खान साहब जो है चाहे उसमें मुल्क में कोई अफरा तफरी खुदा न खासा फैल जाए वहां तक चले जाएंगे, या ये अदम एतमाद को फेस करेंगे? हमारा राब्ता मुनक़ता हुआ है, उनसे नौमान रिजवी साहब से दोबारा राब्ता करने की कोशिश करते हैं। हमने ये भी देखा कि जो एजेंडा है, जो कल 10:30 बजे के करीब कहा है कि इजलास होगा, तो चौथे नंबर पर जो है वो ये अदम एतमाद की तहरीक को रखा गया है, और स्ट्रेटजी जो रखी गई है वो यही रखी गई है कि लंबी लंबी तकरार भी हों और वक्त गुजारा जाए किसी तरह से। तो क्या ऐसा हो सकता है कि अगर वक्त को गुजार दिया जाए अगले दिन पे या बाद में, ये हो सकता है इस तरह चला जाए एजेंडे पे? देखिए, ये मैं ले पर्सन को समझाने के लिए एक बड़ा इजी एग्जांपल दे सकता हूँ। आपने अपने पूरे दिन का एक एजेंडा बनाया कि मैं सुबह उठ के नाश्ता करूंगा, फिर काम पे जाऊंगा, तैयारी करूंगा शो की, शाम को तैयार होऊंगा, शो करूंगा, फिर कोई प्लान, इफ्तार में जाऊंगा, डिनर में जाऊंगा, पूरा आपका एजेंडा एक बना हुआ है, तमाम मुकम्मल है। दोपहर में कोई जाते जाते, लेट्स से फॉर एग्जांपल, अल्लाह ना करे कोई आप गिर जाते हैं और कोई आपको मेडिकल हेल्प की जरूरत पड़ जाती है, तो आप ये कहेंगे कि इसको तो मैं कल परसों तरसों देखूंगा, अभी तो मैं अपना जो पहले एजेंडा है वो सारा फॉलो करूंगा। दैट इज नॉट हाउ थिंग्स वर्क। बड़ी सिंपल सी बात है कि जब कॉन्स्टिट्यूशन ने कह दिया कि 7 दिन के अंदर अंदर वोटिंग होनी है, तो 7 दिन के अंदर अंदर वोटिंग होनी है। और ये मैं फिर से आपको एट द एक्सपेंस ऑफ रिपीटिंग माई सेल्फ, ये जो सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दिया है सैटरडे 10:30 AM का जो इजलास है, ये 7th डे डीम होगा उस नो कॉन्फिडेंस के रेजोल्यूशन के लिए।
और इन स्पीकर के पास कोई ऑप्शन नहीं है आइन के मुताबिक भी, सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के मुताबिक भी, कि वो वोटिंग करवाए। अब अगर स्पीकर इतना ही उसको स्पून फीडिंग बच्चे की तरह चाहिए कि एक एक चीज उसको लिख के दें कि आप जी एडजेंट भी नहीं करेंगे, आप लंबी तकरीर भी नहीं कराएंगे, आपने शेरवानी पहन के आना है, टी शर्ट पहन के नहीं आना, बाल कंघी करके आइएगा, शेव करके आइएगा, तो दैट इज इतना मैं भी असद कैसर को पागल या स्टूपिड नहीं समझता। बिल्कुल सही बात है। नुमान साहब ये फरमाइएगा कि आपने जो सारी सूरत हाल देख ही रहे हैं मुल्क में जो जारी हलचल है, इस पे आपको क्या लग रहा है कि खान साहब कह रहे हैं कि अचकन पहनने नहीं दूंगा, तो क्या उनके पास सरप्राइजेज रह गए जनाब? नुमान साहब आवाज आ रही है? आवाज आ रही है आपको? जी जी, मैं ये जानना चाह रहा हूँ, मैं ये जानना चाह रहा था। बात ये है कि सरप्राइजेस में प्राइस तो बढ़ गए, सर का मसला रह गया था, अपने ख्याल से उन्होंने भी फैसला सुना दिया है। अच्छा, देखिए ना लायकी बर्दाश्त हो जाती है, लेकिन जब वो नुकसान पहुंचाने शुरू करता है ना कोई इंसान किसी को, तो वो बर्दाश्त नहीं होती। बात ये है कि आपने मतलब आप स्पोर्ट्समैन स्पिरिट का मुजाहरा करते, आप एक प्लेयर थे, खिलाड़ी थे, लड़ते, मुकाबला करते, आपने मामला भी उल्टा दिए। मतलब आइन के साथ खिलवाड़ खेलना, मतलब हमें उम्मीद नहीं थी। मैं ये समझता हूँ हमने क्या, मैं कल पाकिस्तानी को इतनी उम्मीद नहीं थी इमरान खान साहब से। इमरान खान साहब एक सियासी शहीद होने जा रहे थे और उन्होंने बेवकूफ़ी कर गए, वो आइन के सामने आके खड़े हो गए और डट गए। और अब मतलब भीड़ बन जाने की मिसाल नहीं मिलती हमें इस तरह कहीं पर भी आज तक के, कि अदम एतमाद इससे पहले भी मुल्क में पेश हुई है, लेकिन इस तरह का वाकया पेश आ जाना, मतलब आपने अपनी कुर्सी के लिए दाव पे लगा दी पाकिस्तान की साख को। दुनिया भर में आप बनाना रिपब्लिक लगने लग गए, लोग आपका मजाक उड़ाने लग गए। आपने ये किया क्या? और आप मजीद ब्लेंडर पे ब्लेंडर करने जा रहे हो, और अभी भी आपकी बात समझ नहीं आ रही। अभी मैं देख रहा था उनका इंटरव्यू, वो कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला अगर इनकी मर्जी का नहीं आएगा तो ये रोडों में निकल आएगी अपोजिशन। भाई अगर आपकी मर्जी का नहीं आए तो आप क्या कह रहे हैं? आप अभी भी उसी पे बजट है कि जो है मामलात को जो है मैं देख लूंगा, मैं सरप्राइज दूंगा, मैं ये करूंगा, और आपके जो फ्रंटमैन लोग हैं उनके हालात आपके सामने ही है। बिल्कुल। अच्छा, तो इस वक्त कि 3 साल बहुत अच्छा होता है, भूत के पांव पालने में नजर आ जाते हैं। हाँ। 3-3.5 साल इनको दिया, आपके सामने इन्होंने क्या किया? मतलब कोई भी जो पाकिस्तान में इस वक्त शहरी है, जो इनका वोटर सपोर्टर भी था, वो भी बहुत अच्छी तरह समझ गया इनको कि ये हुकूमत नहीं चला सकते। खूबसूरत है, हसीन है, स्टेचो बना दो इनका, लेकिन हुकूमत ही मामला भी नहीं चला सकते। ठीक है। अच्छा नुमान साहब, आप क्या समझते हैं कि कहीं ऐसा तो नहीं कि खान साहब कहें कि अदम एतमाद के बाद जो कौमी असम्बली की सीटें वहां से हम इस्तीफा दे देते हैं, अगर इज्तिमाई इस्तीफों की तरफ जाते हैं ये KPK से, पंजाब से या फिर कौमी असम्बली से, तो आपको लगता नहीं कि एक बहरान तो पैदा होगा फिर? देखिए बात ये है कि अगर ये इस्तीफे, इनके पास ऑप्शन क्या है? ऑप्शन यही है ना इनके पास कि इस्तीफे में चले जाए, लेकिन क्योंकि नंबर्स ऑफ गेम अपोजिशन के पास पूरे हैं, वो कोई भी 4-5 लोगों की अपोजिशन बना के मामला को तय कर सकते हैं, और जनाब वो जो भी अपोजिशन से तय करके जो इदारों में तैनात करने हैं वो कर सकते हैं। अब वो वक्त निकल गया इस्तीफे देने का भी। शेख रशीद साहब ने इनको ये बात पहले कही थी कि भाई इस्तीफे दे दो, लेकिन इनकी बात समझ नहीं आई। उन्होंने बात बिल्कुल ठीक करी थी। अब ये जो भी इक़दाम करेंगे वो गैर आईनी लगेगा और उजलत में लगेगा। अब वो वक्त निकल गया। अगर ये सवा साल इंतजार कर लेते, थोड़ा सब्र कर लेते कि ठीक है क्या प्लान होता। जो लोग हुकूमत में आ रहे हैं उनको भी आवाम ने देखा हुआ तो है, तो ऐसा तो नहीं कि नए लोग हैं। उस सवा साल में कौन सा लगी इनका चिराग ले आते। अगर ये सब्र का दामन पकड़ लेते इमरान खान साहब, तो ये पोजीशन नहीं होती जिस पोजीशन पे आज खड़े हैं। नहीं, असल में मामला ये ना कि वो ये समझ रहे हैं कि अदम एतमाद के जरिए वो अगर हट गए तो ये उनकी सुबकी होगी, वो उनको ऐसा लग रहा है। देखिए बात यह है कि आईनी तौर पे तो वो जवाब तो खूब है ना, इसमें कोई दो राय तो है नहीं। नंबर गेम पूरे, इसमें मेरी ये बात समझ नहीं आ रही कि इज्जत और बेइज्जती, और उन्होंने अपने ऊपर इतना लाद लिया इस बात को। वो एक प्लेयर आदमी, एक खिलाड़ी आदमी है। मैच में, ग्राउंड में जीत हार गेम का हिस्सा है। वो आखिरी बॉल तक लड़ने वाला को क्या हो गया? मतलब कौन उनका इस वक्त एडवाइजर है, कौन उनको समझा रहा है? मेरी समझ बिल्कुल बाहर है। जब उनके आप देखें कि आप उनको ये बात समझनी चाहिए कि चलो मुनहरिफ अरकान तो उनके गए वो तो थे इसी तरह, क्योंकि पीटीआई के जो लोग जीते थे या जितवाए गए थे पीटीआई के कभी थे ही नहीं, वो तो कोई मसला नहीं। लेकिन जो इत्तेहादी 3.5 साल से उनके साथ चल रहे थे, उन्होंने भी उनसे किनारा कशी कर ली। तो जो उनके करीब लोग थे तो कुछ तो देखा होगा उन्होंने, जो बिल्कुल नजदीक थे, जिसकी वजह से वो किनारा कशी इख्तियार कर ली उन्होंने। 3-3.5 साल बहुत बड़ा अरसा होता है अपनी कारकर्दगी दिखाने का, लेकिन
कारकर्दगी के नाम पर मैं समझता हूँ जिसे कहते हैं ना 0% भी, बल्कि और मुल्क को हम जो है दिवालियापन पे ले जाने देख रहे थे। इनके पास बहुत अच्छा मौका था इमरान खान साहब के पास। अभी भी अगर सबर का दामन के पकड़ लें, जरा सा सबर कर लें, आप देखें तो कि इनके पास जो इनके स्पोक्स पर्सन, इनके पास लोग ही नहीं है। जो इनके लोग के सब तो हद है। वो फवाद चौधरी टाइप लोग जो हर दफा हर जगह मौजूद होते हैं, वो अकेले मौजूद हैं, जो उनके बात करना भी मैं समझता हूँ वो उनको अभी तक बात करना भी नहीं आई। अभी आपने रिसेंटली देखा कि सहाफियों के साथ उनका रवैया क्या था। मतलब ये अपनी जो नाअहली है वो अपनी जिसे कहते हैं ना काम चोरी और नाअहली दिख रही है इनकी। अच्छा, लेकिन नुमान साहब इस तमाम सूरत हाल में बिल्कुल आपका पॉइंट जो है वो आ तो रहा है, लेकिन इस तमाम सूरत हाल में हम ये देख रहे हैं कि खान साहब जो हैं वो दोबारा से पॉपुलर हो गए, वरना वो महंगाई और दीगर मामलात में जो है वो तो काफी ज्यादा उनकी साथ मुतासिर हुई थी। वकार देखो, मैं आपकी बात को बिल्कुल मानता हूँ कि इमरान खान साहब एक अच्छे इंसान के तौर पे थे 3 तारीख तक के, जब ये अदम एतमाद, तो इनकी जो फैन फॉलोइंग थी और हमदर्दियां थी वो लोगों में वाकई सर्वाइव कर गई थी और ये एक लीडर के तौर पे सामने आ रहे थे दोबारा। लेकिन 3 अप्रैल जो इन्होंने 3 तारीख को जो वाकया पेश रूनुमा किया वो फाउल प्ले किया। देखिए, मैं आपसे फिर कह रहा हूँ कि नाअहल नालायक बर्दाश्त हो सकता है, लेकिन नुकसान देने वाला इंसान बर्दाश्त नहीं हो सकता। और आइन के खिलाफ, आइन को तोड़ देना, मतलब इमरान खान साहब से जो कंटेनर से शुरू हुए इनकी लाइफ और यहाँ तक हुई, और वो जब कहते आए कि मैं जो हूँ ईमानदार हूँ, आइन का पासदार हूँ, मुझसे बेहतर आदमी कोई नहीं है और मैं समझता हूँ लोगों को, वो ये फाउल प्ले कर गए अगर, तो बचा क्या? ये फाउल प्ले कर गए। देखिए, बेहतरीन 3 तारीख तक इनकी बहुत अच्छी पोजीशन थी। एमक्यूएम समेत तमाम जो इनके इत्तेहादी थे वो बेयारो मतदार खड़े हुए थे। पीएस पार्टी और मुस्लिम लीग नून वक्ती तौर पे तो हमें जीतते हुए नजर आ रहे थे, लेकिन आने वाले वक्तों में वो निपट रहे थे। लेकिन इन्होंने ब्लेंडर करके एक फाउल प्ले किया। जब फाउल आदमी प्ले करता है तो उसको खमियाजा उसको भुगतना पड़ता है, और एक गलती के चक्कर में बंदा बार बार गलतियां करता है और वो करने जा रहे हैं। बिल्कुल सही है। अच्छा, बैरिस्टर अली ताहिर साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं, माहिर कानून है। इनसे हम इस हवाले से भी जान लेते हैं कि बास तनकीदी मामलात भी हम देख रहे हैं कि आशिरी मजारी साहिबा जो हैं उन्होंने तो इसको अदालती मार्शल लॉ तक कह दिया है सुप्रीम कोर्ट के फैसले को। तो बैरिस्टर साहब, आपको क्या लगता है कि इस तरह के जो मामलात अगर हों, अदालत के ऊपर इस तरह के सवालात उठाए जाएं, बात की जाए, तो वहां पर भी कोई अदालती मामलात जो है वो आ सकते हैं, कोई कार्रवाई हो सकती है उनके खिलाफ? अच्छा, मैं पर्सनली समझता हूँ कि श्री मजारी साहब अदालत के ऊपर कोई तनकीद करें और उसका हम जवाब दें तो मैं समझता हूँ इट इज़ बीनीथ मी, क्योंकि बड़ी उनके जो रंगीन बयानात हैं, वी ऑल सीन दैट एंड वी बीन आई विटनेस टू इट कि वो क्या क्या कहती हैं और कैसे कैसे कहती हैं, और वो माँ बेटी की जो खुद ट्विटर पे लड़ाई हैं वो हमें खुद नजर आती है कि उनकी बेटी उनके बारे में क्या कहती है। तो मेरा ख्याल है वो जो बेटी है वो भी वकील हैं, शी विल गिव द आंसर। मैं कोई जवाब नहीं दूंगा, लेकिन मैं ये जरूर कहूंगा कि देखिए, जब आप ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के बारे में ऐसी बात करेंगी तो मुझे थोड़ी सी डिस्कम्फर्ट आपके चेहरे पर नजर आ रही थी। जब आप ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के बारे में इस तरह की बातें करेंगी, जब वो आइन को अपहोल्ड कर रहे हैं और मेरे इंस्टीट्यूशंस के खिलाफ जाएंगी, तो आगे से हम भी कोई काइंड जवाब नहीं दे सकते। बड़ी सिंपल सी बात है, किसी अपने पास किसी अच्छे वकील को बुलाएं और उनसे बैठ के पूरी बात को समझें, ऑर्डर को एक दफा पढ़ लें, चीजों को समझ लें कि मुल्क आइन चलते कैसे हैं, व्हाट सॉर्ट ऑफ जुडिशियल मार्शल लॉ। कोर्ट ने ये गारंटी की है कि पार्लियामेंट की जो मेजोरिटी है वो डिसाइड करेगी कि आपने किधर जाना है और किधर नहीं जाना। और अगर आज वो इस बात पे क्रिटिसाइज कर रही है कि कुछ लोग पीटीआई के खिलाफ वोट डालने पे आ गए हैं, तो जरा श्री मजारी का भी देखा जा सकता है कि वो पहले किस पार्टी में थी, फिर किस पार्टी में गई और फिर किस पार्टी में गई। सोशल मीडिया का भी आपने जिक्र किया, सोशल मीडिया पे भी अदालती फैसले को तनकीद का निशाना बनाया जा रहा है। तो अगर ऐसे मामलात में अदालत को कोई भी कुछ कहता है तो क्या उसके खिलाफ भी कोई कार्रवाई हो सकती है? नहीं, देखिए, मैं नहीं समझता कि कोई अगर इस तरह के कॉमन मैन है जो कोई कमेंट करता है तो उससे अदालत को कोई फर्क पड़ता है। लेकिन देखिए, एक फर्क होता है एक फेडरल मिनिस्टर के लेवल के आदमी में जो कैबिनेट का मेंबर हो और एक आम आदमी के अंदर। कोई अगर कोर्ट के फैसले के बारे में कहना चाहता है तो फ्रीडम ऑफ स्पीच है, वो कह सकता है। अगर वो कोई ज्यादा बदतमीजी करता है, मैं नहीं समझता वो कोई कंटेम्प्ट का केस है, क्योंकि अदालतें अपनी बेइज्जती के ऊपर उनको इतना गुस्सा नहीं आता जितना अपने ऑर्डर्स ना फॉलो होने के ऊपर आता है। तो अगर कोई इस तरह की बात कर रहा है तो मैं समझता हूँ कि वो अगर कोई लेट्स से कोई ज्यादा ही कोई गलीज बात कर रहा है तो वो अपनी तरबियत दिखा रहा है। मैं नहीं समझता कि सुप्रीम कोर्ट के जजेस उससे कोई ज्यादा डिस्टर्ब नहीं होंगे। अच्छा नुमान साहब, ये इस वक्त हम देख रहे हैं कि जो खान साहब के
अतराफ में जो लोग मौजूद हैं, जो उन्हें मशवरे दे रहे हैं, ख़ास तौर पर भी आपने फवाद चौधरी साहब का भी जिक्र किया था और जो दीगर लोग हैं, क्या ये खान साहब की अपनी ज़ाती ज़िद या अना का मामला है जो इस वक्त उन्हें सामना करना पड़ रहा है, या उनके अतराफ में जो लोग मौजूद हैं उनकी कोई गलत मशवरे या बातें हैं जिसकी वजह से आज खान साहब यहाँ पर पहुँचे हैं? हर दौर में शाह से ज्यादा शाह के वफादार तो हमने देखे हैं, इसमें तो कोई दो राय है नहीं है। वो होते हैं हर दौर में शाह से ज्यादा शाह के वफादार। इमरान खान साहब बजाय मैं बताऊं आपको, वो खुद एक बेहतरीन इंसान है, लेकिन क्योंकि बहरहाल उनके पास टीम की हमेशा से कमी खुदाम रहा और उसका जो है नजारा हम आज देख रहे हैं जब वो मुश्किल वक्त में खड़े हुए हैं कि कोई मौजूद नहीं है। फवाद चौधरी साहब जैसे लोग मौजूद हैं जिनकी कोई अपनी क्रेडिबिलिटी नहीं है। बात ये है कि वो कभी किसी पार्टी में, कभी किसी पार्टी के तर्जुमान, उनकी अगर हम देखें भी एक अलग बहस। अच्छा, शेख रशीद साहब एक इंतहाई बेहतरीन इंसान है और अच्छी बात करते हैं वो, लेकिन वो भी एक हद तक जाएंगे, उससे आगे नहीं जा रहे जो हम देख रहे हैं। अब वो रिसेंटली कह रहे हैं कि हम हथियार नहीं फेंकेंगे, ये नहीं करेंगे, लेकिन बहरहाल कोई ऐसा जामी नाम जैसे शाह महमूद कुरैशी साहब हैं, वो मतलब अगर आप देखें तो वैसे तो बड़ा आम किरदार रहा उनका, लेकिन अभी बिल्कुल ऐसा लग रहा है जैसे है ही नहीं। उसकी वजह है, देखें बात यह है कि ये जो कह रहे हैं बार बार जो अदम की तहरीक कामयाब करने नहीं दी जा रही और कह रहे हैं इलेक्शन में फौरन चले जाओ, लेकिन बात यह है कि फॉरेन फंडिंग केस है, खाना है या दूसरे केसेस हैं, या जैसा अभी हम जैसे देख रहे हैं वो करप्शन के हवाले से फराह खान को वादा माफ गवाह बनाने की बातें हो रही हैं। जो बेसिकली इमरान खान साहब के जो फैन फॉलोइंग थी या जो लोग उनको पसंद करते थे, वो एक बेसिक वजह थी कि यार ईमानदार आदमी है, इसको पैसों की जरूरत नहीं। लेकिन जब आपके सामने ये सारे केसेस खुलेंगे, सामने आएंगे इन साल सवा साल में, जब हुकूमत अपोजिशन के हाथ में जाएगी, वो खौफ जो है ना, मैं समझता हूँ तो वो खौफ इमरान खान को ये डूब रहा है। अच्छा, दूसरा ये कि खान साहब जो है वो अभी कुछ देर में खिताब भी करने वाले हैं, क्या तवक्कात कर रहे हैं आप, क्या खिताब हो सकता है? इस्तीफा तो मेरे ख्याल में नहीं हो सकता, अदम एतमाद की तरीका ही भी है। देखिए बात ये कि इमरान खान साहब के पास कोई और ऑप्शन है नहीं सिवाय वो एक, देखिए पहली बार मैं आपको बताऊं, बैरिस्टर साहब भी बैठे हुए हैं, असल में इतना हसास मामला हम लोगों ने पीछे छोड़ दिया और कौमी असेंबली की अदम एतमाद और वजीर आजम और अपोजिशन पर गए। पानी के इल्जाम क्या लगा, अपोजिशन पर इल्जाम लगा कि आप अमेरिका के अलाकार बन रहे हो और हुकूमत ये कह रही है कि मुझे खत मिला, सही है, और उसके बाद खत है। आज ये कि पहले इसका फैसला कर लो कि वफादार कौन है, गद्दार कौन है, उसके बाद फिर इलेक्शन भी करा लो, अदम एतमाद भी करा लो, जो करा लो। सुप्रीम कोर्ट को चाहिए था कि पहले इससे फैसला कर लो। ये जो सर्टिफिकेट बट रहे हैं 70 सालों से, इस सर्टिफिकेट को लॉक कर दो, बंद कर दो, और खुदा के लिए गद्दारी के सर्टिफिकेट्स बंद करने चाहिए। ठीक है नुमान साहब, हमारे साथ ही रहेगा, एक ब्रेक का कहा जा रहा है, ब्रेक के बाद वापस आते हैं, यहीं से कंटिन्यू करेंगे, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। शहबाज शरीफ साहब अचकन पहन रहे हैं या नहीं, या शेरवानी सलवाई भी है या नहीं, जान लेते हैं नुमान साहब से। नुमान साहब क्या कहेंगे? वज़ीर आज़म साहब कह रहे हैं मैं तो उनको अचकन नहीं पहनने दूंगा, कोई शहबाज शरीफ साहब ने भी तो तैयारी कर रखी होगी ना? बात यह है कि वाकई सही बात है, इमरान खान साहब का बस चले तो वाकई नहीं पहनने दे, लेकिन इनके बस में अब रह ही नहीं पाते ना। पहनना ना पहनना तो शहबाज शरीफ का इशू है, लेकिन बहरहाल मैं तो समझता हूँ कि अदालती फैसले के बाद शहबाज शरीफ साहब आप पहने ना पहने, वो वजीर आजम तो अनाउंस हो गए। अदालती फैसले के बाद ये बात तो तय हो गई, नंबर्स गेम सामने आ गए, चिकन सामने आ गए, अच्छाइयाँ बुराइयां सामने आ गई। बड़ा फैसले में 3 दिन लिए तो, लेकिन वो फैसला जो है वो इंडोर्स है, इंडोर्स फैसला है, और बाकायदा फैसला में ये बात तय है कि 10 बजे से पहले अदम एतमाद की वो चलाई जाए। मतलब उस फैसले से ऐसा महसूस हो रहा है कि, और बाकी सही बात है कि मुल्क इस वक्त बनाना रिपब्लिक पेश कर रहा है अपने आप को, हालात को पता ही नहीं है कि हुकूमत कौन चला रहा है, कौन नहीं। मुझे डर ये है कि कहीं ना कल सरप्राइज ये ना दे दें इमरान खान साहब कि अपनी अदालत लगा के कोई नया चीफ जस्टिस अनाउंस करके फैसला ना सुना दें, जो हालात में देख रहा हूँ इसमें कुछ भी हो सकता है, हालात बहुत खराब है, अल्लाह पाक रहम करे। लेकिन अभी करता धरता लोग मौजूद हैं। असल में बात यह है कि आपने कहा कि अचकन पहने ना पहने, वो पहनेंगे। इमरान साहब असल में फैज बहुत हासिल कर लिया और फैज बहुत हो गया था उनकी गवर्नमेंट में, जिसकी वजह से ये देखने को मिला उन्हें, और अब उन्हें सोचना चाहिए कि गलतियां कहाँ पर हैं। जो ब्लेंडर करी है उन्होंने, वो आने वाले वक्तों में अंदाजा हो जाएगा, और बहुत बड़ी ब्लेंडर हुई है, ये बात तो तय है, जो अभी आ नहीं रही सामने। एक बहुत बड़ी ब्लेंडर कर गए हैं ये, जो कि नाकाबिले यकीन और नाकाबिले बर्दाश्त थी, जिसकी वजह से जो गेम में तेजी आई और एकदम मामला इस तेजी से जो है वो लोग
हुकूमत में आना शुरू हो गए, जिनका दूर दूर तक पता नहीं था, जिनमें मुकदमात चल रहे थे। देखिए ये है हमारे पाकिस्तान की खूबसूरती सही। कि कल अच्छा, जो हम देख रहे थे कचहरे में खड़े हुए जी। हैं, आज वो आजकल सिलवा रहे हैं और शेरवानियां सिलवा रहे हैं, और जो वजीर आजम जो आज वो दूसरी तरफ खड़े हुए हैं। ये ऐसी खूबसूरती किसी और मुल्क में कहाँ मिलती है हमें? आप सही। कहीं देखा अच्छा, तो नहीं लेकिन है? लेकिन अब ये तो हो गई खान साहब के सारे आप बकौल आपके के ब्लंडर्स उन्होंने कर दिए हैं। अब अदम एतमाद के बाद जो अपोजिशन है, जो हुकूमत बन जाएगी, तो जनाब उनके लिए क्या चैलेंजेस होंगे, क्या उन्हें करना होगा? हाँ, असल बात सारी ये है कि देखें, साल से सवा साल का टाइम है। अगर कोई वाकई ये कोई ऐसा रिलीफ प्लान ले आते हैं जो फौरी तौर पे नजर आए, इम्प्लीमेंटेशन ऐसी हो जिसकी जो खुशबू और हवा और खुशगवार मूड लोगों तक महसूस हो, तो मैं ये समझता हूँ कि वाकई शहबाज शरीफ साहब जिसके लिए माने जा रहे हैं और जो उन्होंने वादे वही किए हैं कि मैं ऐसा कर लूंगा, वैसा कर लूंगा, और उनका पिछला रिकॉर्ड भी हम देखें तो वाकई वो कुछ करके दिखाते हैं। तो अल्लाह करे, जैसे उन्होंने पंजाब में मेहनत करी थी और पंजाब बनाने की कोशिश करी और वाकई करी, पर पूरे पाकिस्तान को जो है वो पंजाब समझे और काम करे। तो उम्मीद ये है कि साल 1.5 साल में अगर ये वाकई कोई रिलीफ प्लान, बड़ा प्लान, कोई अच्छी हिकमत अमली से पेश हो, हालात कर सके, तो मैं समझता हूँ कि वो जो सही कसर है इमरान खान साहब की और जो अकेले रह गए, तो वो खत्म हो जाएगी। लेकिन अगर वही रविश बरकरार रखी जाए माजी की, तो मजीद इमरान खान साहब मजबूत हो जाएंगे। लेकिन इमरान खान साहब के पास सब्र नाम की कोई चीज नहीं है। कोई उनको समझाए कि भाई जरा सब्र तो कर लो, सब्र करने से इन्नल्लाह मा साबिरीन, रमजान का महीना है, कर लो सब्र, लेकिन सब्र नहीं है। सब्र का फल जो है वो मीठा मिल सकता है। ठीक है। अच्छा, असद महमूद साहब हमारे साथ मौजूद हैं, तज़कियाकार हैं, उन्होंने हमें ज्वाइन किया है। असद साहब खुशामदीद कहेंगे। वालेकुम सलाम। असद साहब ये फरमाइएगा कि इस वक्त अदम एतमाद की तहरीक के बाद जो सारी सूरत हाल हमने बनती हुई देखी है, जो भी नई हुकूमत बनेगी तो उसके सामने कौन से चैलेंजेस होंगे, आप क्या समझते हैं? थैंक यू वेरी मच। देखा ना, हम इतना कुछ डिस्कस कर चुके हैं। इस वक्त जो मुल्की सूरत हाल है, साथ ही अदम एतमाद की तहरीक की बात करते हैं, सुप्रीम कोर्ट के अंदर भी चले गए, और उसके साथ जुड़े हुए जितने मामलात हैं, मैं तो आपको ये कहूंगा, ये अदम एतमाद की तहरीक नहीं है, ये बेसिकली अमेरिका की तरफ से रजीम चेंज है। हमें बिल्कुल इस पर क्लियर बात करनी चाहिए। अच्छा। अमेरिका इसको चाह रहे हैं, इस रजीम को चेंज करना, और फिर अनफॉर्चुनेटली आपके जितने भी ये सेल आउट हैं, ये सारे के सारे इन्होंने अपने जमीरों का सौदा किया, और ये इस तरीके से पाकिस्तान के खिलाफ एक्चुअली जाके ये सारा का सारा कर रहे हैं। एक हमें बिल्कुल इसके ऊपर क्लियर होना चाहिए, और हमें इसके अंदर कोई दूसरी तीसरी बात नहीं करनी चाहिए। अगर ये होती है काम अदम एतमाद की तहरीक, तो फिर हम कहते भी चलो ठीक है, जिन भी कंट्री को सारे का सारा सिलसिला चल रहा था, ये तो इससे बियॉन्ड एक लिहाज की चीजें आ रही है ना। जिस तरीके से आप ये देखें, अमेरिकन काउंसलेट जनरल है, जिस तरीके से वो कराची में मिल रहा है, जिस तरीके से लाहौर के अंदर वो मिल रहा है, इवन जुडिशरी के लोगों को ये मिल रहा है, एंड स्टिल वी से कि नहीं, मतलब ये ऐसा नहीं है कि नहीं सिर्फ ये मतलब ऐसी कोई तहरीक अदम एतमाद की है कि जिसके अंदर यहाँ पाकिस्तान की जो सियासी पार्टियां हैं, सिर्फ उनका कोई मतला नजर है और वो करना चाहती हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि ये कोई ऐसी रविश नहीं है। वाई बिकॉज 3 मुल्क ऐसे हैं, हमें ये भी कहना चाहिए, जिसके अंदर पाकिस्तान है, श्रीलंका है, और एक तीसरा कंट्री भी है कि जिसमें उन्होंने जो अमेरिका ने तहरीक पेश की थी यूक्रेन और रशिया के बीच में जो तनाजा चल रहा है, तो उसको उन्होंने जो है एक्चुअली हम स्पेन किया था, हम उसको फेवर में नहीं गए थे, और ये रजीम चेंज का एक लिहाज से सिलसिला था। तो हमारा कोई लेना देना नहीं है आप उससे कि यूक्रेन के साथ, यूक्रेन जाने, रशिया जाने, सारा जो कुछ भी है, आप तो सिर्फ ये देखें ना कि अगर आप यूके की बात करते हैं, अगर आप यूएसए की बात करते हैं, जो कुछ उन्होंने लिबिया के साथ किया, जो उन्होंने इराक के साथ, सीरिया के साथ, अफगानिस्तान में जो कुछ हुआ, तो उससे क्यों नहीं पूरी दुनिया को बात करती, उसके ऊपर उनको कंडेम भी किया जाता है। इराक में इन्होंने लाखों लोगों को मौत की नींद की नींद सुला दिया। एक ऐसा हो जिसको कहते हैं कि वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन, पता चला वहां तो ऐसा कुछ भी नहीं था। तो मैं ये जरूर कहूंगा, ये जो कुछ हो रहा है, हम भी फील करते हैं कि जी हमने तो अपनी जिसको कहते हैं कि वी हैव सेल आउट आवरसेल्व्स टू द अमेरिकन अब से। इसका मतलब ये हो गया कि पाकिस्तान के अंदर आ जाएं, $1 बिलियन, यानी आप इमेजिन करें $1 बिलियन जो है वो पाकिस्तान के अंदर डालना है और पाकिस्तान के पार्लियामेंटेरियंस को खरीद लें। दैट इज व्हाट इट इज, और ये है वो सबसे बड़ा लम्हा फिक्री मेरा ख्याल है जिसके ऊपर में गौर करने की जरूरत है। अच्छा, लेकिन असद साहब, इस पे अभी तहकीकात होना बाकी है, क्या वाकई ऐसा मामला हुआ भी है या नहीं? ये तो एक सिर्फ स्टेटमेंट है खान साहब का। ठीक है ना, मैं आपसे बिल्कुल मुत्तफिक हूँ, इसकी बिल्कुल इन्वेस्टिगेशन एक लिहाज से की जानी चाहिए, सारी चीजों को सामने आना चाहिए। बट बीइंग अ कॉमन पाकिस्तानी, ये तो मुझे भी समझ आता है ना
कि भाई वो अमेरिकन कौंसलेट जनरल जो है वो हर जगह जाके उन्हीं जिस शख्स से वो मिलता है, वो पीटीआई का है, वो डिफेक्ट कर जाता है, वो एलआई है हुकूमत का, एमक्यूएम के लोग हैं, वो डिफेक्ट कर जाते हैं। आप उसके बाद आप बलूचिस्तान अवामी पार्टी के लोगों को देखो, वो डिफेक्ट कर जाते हैं ना। व्हाट इज दिस? यू कॉल दिस टू बी डेमोक्रेसी? यू कॉल दिस के ये ऐसा सिस्टम है? आर यू फील कि ये पार्लियामानी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट जो है इसने क्या मुल्क को डिलीवर कर दिया है? सही। अच्छा, लेकिन जैसा आप कह रहे हैं कि अमेरिका को भी हम अगर हमारे मुल्क के हवाले से कोई बात करेगा, नहीं करने देंगे, तो सर उसके जवाब में हमने ये देखा कि रशिया की जानिब से खान साहब के फेवर में एक बयान हमने देखा। उन्होंने कहा कि रशिया की जानिब से कि अमेरिका जो है वो पाकिस्तान के मामलात में इंटरफेरेंस कर रहा है क्योंकि खान साहब हमारे पास आए। तो सर क्या रशिया की तरफ से इंटरफेरेंस नहीं है हमारे मुल्क में? मैं एक आपसे अर्ज करूंगा, मैं ये समझता हूं कि पाकिस्तान के अंदर कोई भी हुकूमत हो, वो पाकिस्तान के लोगों की एक नुमाइंदा हुकूमत होनी चाहिए। उसको सिर्फ पाकिस्तान का तहफ़्फ़ुज़ अजीज होना चाहिए, पाकिस्तान की सिक्योरिटी पैरामीटर्स के अंदर वो काम करे, पाकिस्तान के लोगों के लिए काम करे, एंड नॉट ऑन बिहाफ ऑफ अमेरिका और फॉर दैट मैटर रशिया। देखेंगे पहली बात ये आती है, हमें दुनिया के अंदर बड़ा बैलेंस होकर एक लिहाज से चलना है। हमारी इकोनॉमी अभी उस सिचुएशन के अंदर नहीं है कि हम ये कहें जैसे फिलहाल से नाराजगी कर लो, ये कर लो, वो कर लो। आई डोंट से लाइक दैट, बट आई से एट द सेम टाइम हमें उनका पपट तो नहीं बनना, हमने उनके हाथों बिकना तो नहीं है, हमने उनके हाथों पैसे लेके तो अपनी वफादारी को तब्दील तो नहीं करना ना, अपने मुल्क के अंदर रजीम को तो चेंज नहीं करना। ये वो सिचुएशन है मैं आपसे कहने की कोशिश कर रहा हूँ। फाइन, वी शुड नॉट बी एक्चुअली डायरेक्टेड बाय दी चाइना, इवन फॉर दैट मैटर रशिया और अमेरिका। हमारा अपना भी कोई मिजाज है, हमारा अपना भी कोई एक सेल्फ रिस्पेक्ट है, हमारा अपना भी एक जिसको कहते हैं कि खुदी की बात आती है, पाकिस्तानियत की बात आती है। हम उन लोगों को, यानी आप देखें ना, हमारे पार्लियामेंटेरियंस है वो कभी इधर हो रहे हैं, कभी इधर हो रहे हैं, अपनी वफादारियां तब्दील कर रहे हैं। आपने पंजाब के अंदर देखा, आपने फेडरल गवर्नमेंट के अंदर देखा, आप अभी केपी के अंदर भी एक लिहाज से सिचुएशन नजर आई है। सो व्हाट डू यू कॉल इट? यू फील कि ये तमाम लोगों ने जो हमसे वोट लिए, तो क्या अपने वोटर ने अगर जो उनको वोट दिया इसलिए दिया था कि वो अपने जमीन के सौदे करने लगे, अपने सौदेबाजी के अंदर एक लिहाज से चले गए? नो, नॉट एट ऑल। सो दैट्स व्हाट आई से कि ये है वो सिस्टम इस पार्लियामानी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट की, कि हमें फील होता है कि पिछले अगर 40 सालों की हुकूमत के अंदर ये काम ये कर भी रहा है तो ये सिस्टम ना होने के बराबर है। एंड नाउ द टाइम हैज कम कि जहां पे हमें सीरियसली सोचना है कि क्या वाकई ये सिस्टम हमारे लिए करामत है, या हमें कुछ सोचना चाहिए कि नहीं, हमें कुछ दूसरा सिस्टम एक लिहाज से लेकर आना चाहिए अपने मुल्क के अंदर। ठीक है, असद महमूद साहब हमारे साथ ही रहिएगा। अली ताहिर साहब, आपके समझते हैं कि सियासी बहरान का जो हल है वो क्या, नए इंतखाबात हैं, अदम एतमाद का सामना करना है, क्या होगा, क्या करना चाहिए, ज्यादा मुनासिब क्या है? देखिए, बड़ी सिंपल सी बात है, बड़ा इजीली आप इस क्राइसिस से निकल सकते हैं। और इस क्राइसिस से निकलने का तरीकाकार ये है कि आइन ऑलरेडी मुल्क के अंदर मौजूद है, उस आइन के मुताबिक मुल्क को चलाएं, प्लेन एंड सिंपल। नो कॉन्फिडेंस का मोशन आइन के तहत हो जाए। ये 1 साल है, मैं ये समझता हूँ कि ऑपोजिशन पार्टीज ये चाहती हैं कि ये जो 1 साल है इसके अंदर वो कोई इस तरह का नैरेटिव बनाएं ऑन द बेसिस ऑफ परफॉर्मेंस कि अगला इलेक्शन जो है वो करप्शन वर्सेस इनकॉम्पिटेंस के ऊपर लड़ा जाए। मैं एटलीस्ट जो 2023 का इलेक्शन देख रहा हूँ वो इसी के अंदर देख रहा हूँ। 1 साल में कर लेगी अपोजिशन, कुछ ऐसा कर लेगी। देखिए, खान साहब ने, वो कहते हैं ना, बहुत देर कर दी मेहरबान आते आते, पेट्रोल प्राइसेस गिराते गिराते, इन्फ्लेशन पे कंट्रोल करते करते, अब आम के ऐसे फैसले करते करते जिससे आम पाकिस्तानी को रिलीफ मिले। बाकी करप्ट इंडिविजुअल्स को तो उन्होंने बहुत रिलीफ दी। चूंकि मैं खुद लॉयर हूं और मैं कोई स्पेसिफिक मिसाल आपको नहीं दे सकता, लेकिन मैं मेरे दिल के अंदर इस वक्त 50 स्पेसिफिक मिसालें हैं जो मुझे पता है कि जिसने एमनेस्टी स्कीम में अप्लाई किया वो पैसा कहां से आया और किस किस तरह जो है वो वाइट हुआ। लेकिन क्योंकि कॉन्फिडेंशियलिटी है मेरे ऊपर, मैं नहीं आपको मिसाल दे सकता। लेकिन मैं ये जरूर कह सकता हूं कि जिस तरह ब्लैक मनी वाइट हुआ उसका कोई तौर नवाज शरीफ की एमनेस्टी स्कीम में भी नहीं था जितना इमरान खान की एमनेस्टी स्कीम में हुआ। तो मैं ये जरूर समझता हूं कि ये नैरेटिव्स की जंग होती है, और ना मैं ये समझता हूं कि ये जो ऑपोजिशन है ये बड़ी कॉम्पिटेंट है, लेकिन वो दिखाना ये चाहती है कि देखो मेट्रो बस बना दी, दानिश स्कूल बना दिए, इन्फ्लेशन हमारी कंट्रोल थी, करंट रिजर्व। तो मैं ये समझता हूं कि अगला जो हेड ऑन होगा वो होगा बिटवीन करप्शन। एक तरफ इल्जाम लगेगा करप्शन, दूसरी तरफ लगेगा इनकॉम्पिटेंस। बट मैं ये जरूर समझता हूं कि ऑपोजिशन के पास इस वक्त अगर कोई चांस है तो वो यही है कि डिले करके चीजों को इंप्रूव किया जाए, लिहाजा वो इस वक्त इलेक्शंस को डिले करेंगे। इस वक्त
अगर इमरान खान जीत गया, मैं उसके नैरेटिव को सही नहीं समझता। मैं समझता हूँ कि कोई हकीकत टीवी पे चलती हुई कोई स्टोरी लगती है कि अमेरिका से आ गए, 1 बिलियन में खरीद लिया, सारे गद्दार हो गए, जुडिशरी भी बिक गई, वो जो है कोई और इंस्टीट्यूशन भी खुदा ना खास्ता बिक गया। भाई खुदा का खौफ करें, इस मुल्क को आइन के मुताबिक चलने दें। और मैं लेकिन अलबत्ता ये समझता हूँ अगर आज इलेक्शन हो गए तो खान साहब बड़ी ज़बरदस्त मेजोरिटी से वापस आ सकते हैं, और हो सकता है कि आमिर लियाकत जैसे जो पहले कार्टून्स पार्लियामेंट में आए हैं उस तरह के कार्टून्स दोबारा पीटीआई के टिकट्स पे पार्लियामेंट। अच्छा, लेकिन आपके कहने का मतलब ऐसा लग रहा है कि हो सकता है कि पेट्रोल प्राइसेस जो हैं वो 100 रुपए कर दी जाएं, या जो आटा दाल चीनी चावल के जो प्राइसेस हैं वो इतने कम कर दिए जाएं कि आवाम खुश हो जाएं इनसे। ऐसा ही कुछ हो सकता है क्या? ऐसा है क्या? ऐसा हो सकता है? देखिए, इतना ड्रेस्टिक स्टेप्स तो कोई हुकूमत नहीं ले सकती, लेकिन हर हुकूमत के पास एक मार्जिन होता है, एक मार्जिन ऑफ एप्रिसिएशन रखना लाजमी है। खान साहब शायद इस गरूर में आ गए थे कि मुझे तो कोई कहता है मैंने तो ढाई कोई नहीं सकता, तो वो इस गरूर के अंदर वो जो है वो अपने एमएनएस को टाइम नहीं दे सके। सियासत बड़ा संजीदा बिजनेस है सर, कैजुअली नहीं चल सकता। मैं समझता हूं कि आसिफ जरदारी और नवाज शरीफ वो चूंकि बड़े देर से हैं, सीजन पॉलिटिशियंस हैं, वो उनको इन चीज का पता है कि किस तरह अपने पार्लियामेंटेरियंस को कंट्रोल में भी रखना है, और उन्हें ये भी पता है कि जो रिलीफ है वो कैसे देनी है। और ये हमें नजर आया है कि देखें, जो मर्जी है नवाज शरीफ ने डॉलर 100 रुपए पे रखा, अब जितनी मर्जी उस पर तनकीद कर लें, लेकिन मुझे ये पता है अगर मैं एक आम पाकिस्तानी हूं जिसके अकाउंट में 10-12 लाख रुपए होता है, 10-12 लाख रुपए मिडिल क्लास है इस मुल्क के अंदर, 10-12 लाख रुपए होता है, तो वो नवाज शरीफ के दौर में 10-12 लाख था, खान के दौर में डॉलर प्राइस डबल हुई, 5 लाख रुपए रह गया, फिर आपने टैक्स बढ़ा दिए, ड्यूटीज बढ़ा दी, एफईडीज बढ़ा दी, और फर्टिलाइजर सेक्टर को आपने सब्सिडी दी, एमनेस्टियां दी। सही है, टू मच। अच्छा नुमान, ये बताइएगा कि क्या इस वक्त जो सारे सियासतदान हैं वो हमें नजर आ रहा है कि वो मुख्तलिफ इदारों के हवाले से बात करते हुए नजर आ रहे हैं, क्या इदारों को सियासत में अपने मफाद में इस्तेमाल करना, ये कहां तक दुरुस्त बात है जनाब? देखिए, बात ये है कि हर इदारे का काम है वो अपना इदारे करते हैं, 70 सालों से करते आ रहे हैं, और वो इन्वॉल्व है। हम ये बेकार की बातें करें कि वो इन्वॉल्व नहीं होते, ये सब मफरूजे ना की जाए। वो हमेशा से इन्वॉल्व है, और होना भी चाहिए। पाकिस्तान के अंदरूनी मामला, जो जहाँ बैरूनी मामला देखे हैं, वो अंदरूनी मामला भी बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, और जिस वक्त मुल्क इस कंडीशन में है तो उनको अपना इदारों को किरदार अदा करना चाहिए, क्योंकि इदारे जो वाहिद जरिया है, जैसे सुप्रीम कोर्ट में हमारा एतमाद तो है ना इस कौम को। आज सुप्रीम कोर्ट में अगर सुप्रीम कोर्ट नहीं होती मुल्क के अंदर, या वो नोटिस नहीं लेती सुप्रीम कोर्ट, तो ये मुल्क खड़ा हुआ कहाँ होता, एक अनारकी की सूरत अख्तियार कर दिया था। तो इदारे अपना काम हर दौर में करते आ रहे हैं और उन्हें करना चाहिए, इससे कोई दो राय नहीं। बात यह है कि देखिए, मफरूजों पे काम नहीं चलेगा कि खत आ गया, अमेरिका ने रशिया को नाराज हो गया, श्रीलंका का ये हाल हो गया, ये सब बेकार की बातें। 3.5 साल में कारकर्दगी क्या है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत की? लेकिन आप ये देखें ना, इस खत के हवाले से, या जो खान साहब ने अपना मौक़िफ़ रखा है, बयानिया दिया है, उसके बाद आवाम तो उनके साथ हो गई है। बात यह है कि ये आवाम, तो आपको पता है ये पाकिस्तान की आवाम सेंटिमेंटल तौर पर कैसी जबरदस्त अंदाज में जो है मूव हो जाती है। तो खान साहब बड़ा हाथ अपना तो जानते हैं आवाम की। बात ये है कि वो निकलेगा क्या, वो जो कोदा पहाड़ निकलेगा, वो अभी तो मफरूजा है, किसी ने ना देखा है। अभी अगर आपसे पूछ लिया जाए खत का मतलब क्या, आप नहीं बता पाओगे। किसी से क्या, हुकूमत की किसी अरकान से पूछ ले, वो नहीं बता पाएगा। हालांकि इमरान खान साहब खुद भी नहीं बता पाएंगे कि है क्या। वो तो कह रहे हैं सिक्योरिटी काउंसिल में भी चले गए। अरे बात ये कि मैं कह रहा हूँ सारी बातें मान ली, लेकिन वो सामने नहीं आ पा रहा। सुप्रीम कोर्ट में पेश कर दो ना भाई, ठीक है, कल का टाइम था, आज का टाइम था, खड़े हो जाओ जाके। तो अब ठीक है, ठीक है, ठीक है नुमान, बस क्योंकि बिल्कुल इख्तितामी लम्हात हैं, मैं चाहूंगा कि बस जो आज का हमारा जो मौजू है उसके ऊपर फाइनल कमेंट जो है वो मैं ताहिर साहब से लेता हूँ आपके पास। इस मुल्क का फ्यूचर डेमोक्रेसी में है और आइन की हाकमियत में है, और इंशाअल्लाह ताला अल्लाह हम पे करम करेंगे। ठीक है नुमान, आप कहिएगा। हाँ बिल्कुल, बात सही है। देखें, बात ये कि आइन का किरदार अदा करते रहना चाहिए, और आइन शिकन को जो है खतरनाक जो है अंजाम तक पहुंचाना चाहिए। और सुप्रीम कोर्ट का फैसला बेहतरीन फैसला है, और इस पर अमल दरामद करना चाहिए, ना कि अनारकी की तरफ लेके जाए मुल्क को। अपनी जाती ख्वाहिशात या जाती अना की वजह से हम इस मुल्क को भेज नहीं जा सकते। ठीक है, असद महमूद साहब क्या कहेंगे? फाइनल कमेंट कीजिएगा सर। असद महमूद साहब, असद महमूद साहब से हमारा राब्ता मुनक़ता हो गया है, लेकिन जो कुछ भी है, खान साहब की तकरीर जो है वो कुछ ही देर के बाद होने वाली है। क्या कुछ होने वाला है, क्या अनाउंसमेंट्स आने वाली हैं, और अगर के कोई मुनासिब अनाउंसमेंट्स होती हैं और कल अदम एतमाद की तारीख होती है, तो क्या खान साहब कल तक के लिए वज़ीर आज़म हैं या नहीं, ये
कल 10:30 बजे के बाद अंदाज़ा हमें भी हो ही जाएगा। वक़ारुल हसन को भी 2 टूक से इजाज़त दी। अल्लाह हाफ़िज़।